तो चलिए आज हम लोग ऐसा कुछ शुरू करते हैं कि हम लोग आज साइकेट्री पढ़ेंगे और साइकेट्री में ये जो नोट्स है डॉक्टर सचिन अरोरा सर का नोट्स है, ये उसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना। रिवीजन करने से जल्दी जल्दी हम एक चैप्टर 1 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो मुझे पढ़ना है वो साइकेट्री को बेसिकली 4 भागों में, जनरल साइकेट्री में, क्लिनिकल साइकेट्री में, साइकोलॉजी में और साइको फार्माकोलॉजी में बांटा गया है, ठीक है। जनरल साइकेट्री में हम लोग बेसिक्स को पढ़ेंगे, क्लिनिकल साइकेट्री में हम उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और साइकोलॉजी जो कि नॉर्मल ह्यूमन माइंड के बारे में है ना, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है बेसिकली, है कि नहीं, वो है। और साइको फार्माकोलॉजी में उसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्लिनिकल साइकेट्री में जो डिसऑर्डर आएंगे उसके ड्रग्स साथ साथ करते चलेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद फंक्शनल न्यूरोसाइंसेस और ऑर्गेनिक न्यूरोसाइंसेस में क्या अंतर होता है, इसको काउज के बेसिस पे अलग करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक न्यूरोसाइंसेस वाले में काउज रहता है, कोई ऑर्गेनिक काउज आपको माइंड में दिखेगा, ठीक है, लेकिन फंक्शनल में नहीं दिखता है, ठीक है। इसीलिए इस ब्रांच को साइकेट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक न्यूरोसाइंसेस वाले जो है न्यूरोलॉजी से डील करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर ऑर्गेनिक न्यूरोसाइंसेस और उसकी बीमारियों को डील करते हैं। तो आप पूछिएगा ऑर्गेनिक न्यूरोसाइंसेस की कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो स्ट्रोक है, कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर है ना, और फंक्शनल न्यूरोसाइंसेस के सीजोफ्रेनिया है, ठीक है। अगर हम बात करें डिमेंशिया की, तो डिमेंशिया एक ऐसा ऑर्गेनिक न्यूरोसाइंसेस का केस है जिसमें काउस तो ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन उसके सिम्टम साइकेट्री वाले आते हैं, ठीक है, यानी कि डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, ऐसे कुछ कहेगा। साइकेट्री का टर्म किन्होंने दिया था, जोहान रील ने दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री किन्हें कहते हैं, फिलिपी पिनेल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकेट्री, पहले के ज़माने में साइकेट्रिक पेशेंट को जू में जैसे जैसे हम लोग टिकट लेके जाते हैं वैसे देखने के लिए जाना पड़ता था, उन्हें जंजीरों में बांधा हुआ रहता था, ठीक है। तो इन्होंने फिलिप पिनेल साहब ने अनचेन किया, उसे जंजीरों से हटाया और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की कि उनके हटाओ, ठीक है। ये चीज़ बातें थी जनरल टर्म्स के बारे में। अब हम चैप्टर स्पेसिफिक जो आएंगे जनरल साइकेट्री में बात करेंगे, ठीक है। जनरल साइकेट्री में सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग में बात करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में बेसिकली हम लोग हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए उसका हम हिस्ट्री लेते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन क्योंकि साइकेट्री जो है एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकेट्रिक में डायग्नोसिस में करता है, ठीक है। और सबसे कम कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन। सीटी स्कैन एमआरआई दे के किसी को साइकेट्रिक पेशेंट डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका लीस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री टेकिंग का, तो चलिए हम लोग हिस्ट्री टेकिंग पे आते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले नेम में सेक्स जो कि आइडेंटिफाइंग डेटा है, सिंपल हम लोग पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। उसका चीप कंप्लेंट पे आते हैं, जो क्या कारण है, फिर HOPI, माई पेशेंट 20 दिन बैक, 3 साल पहले ठीक था, ऐसे करके जो हम लोग बताते हैं वो वाला। अब आते हैं पास्ट हिस्ट्री, यहाँ से खेला शुरू, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में जो है सबसे पहले हम पास्ट हिस्ट्री किस बीमारियों में पूछेंगे साइकेट्री के, किस में नहीं पूछेंगे। तो कुछ बीमारियाँ जो होती हैं कंटिन्यूस होती हैं, कुछ बीमारियाँ एपिसोडिक होती हैं। कंटिन्यूस मतलब वो बीमारियाँ जो बेस लाइन यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर जो बेस लाइन अगर हम समझे तो उससे हरदम एबनॉर्मल ही है, ठीक है। लेकिन उसमें कभी कभी वो अपने पीक पे चला जाता है, जिसको एग्जर्वेशन या रिलैप्स बोलते हैं, बढ़ गया है कि नहीं, और फिर बेसलाइन से थोड़ा ऊपर थोड़ा कम, जो कि वो हर साल हर समय मेंटेन करेगा, उस लेवल पे आ जाए तो रिमिशन कहेंगे। तो क्या ये बीमारियां खत्म हो गई यहाँ पे आने पे, आंसर है नहीं, क्योंकि अभी भी वो बेसलाइन को टच नहीं कर रहा है। तो इन बीमारियों को हम कंटिन्यूस बीमारियां बोलते हैं। जबकि एपिसोडिक बीमारियां क्या होती है, ध्यान से देखेंगे तो एपिसोडिक बीमारी में यहाँ अगर नॉर्मल बेसलाइन ह्यूमन बिहेवियर है और इससे वो ज़्यादा मन में खुशी वाले में चला जाए, ठीक है, तो ये एक बेसलाइन के ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर वो मान लीजिए यहाँ पे बेसलाइन को टच कर रहा है। तो जब बेसलाइन को टच कर दे, नॉर्मल जैसा हो जाए, तो बोलेंगे रिकवरी हो गया, बीमारियां खत्म हो गई। और फिर मान लीजिए कि डिप्रेशन जैसा कहीं निचले अपने दुख में चला जाए, ठीक है, तो डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। तो ये सब बीमारी यानी कि मैनिक बीमारियां और डिप्रेशन बीमारियां जो होती हैं एपिसोडिक होती हैं, क्योंकि वो नॉर्मल बेसलाइन को टच करती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे, इसीलिए यस, और इसमें हम लोग पास्ट हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि कोई महत्व नहीं है इसका, है कि नहीं। ये जब से है तब से है, एक बार हो गई तो खत्म नहीं होगी। फैमिली हिस्ट्री पूछना जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ सुसाइड मायने रखता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एम्स में कि पर्सनल हिस्ट्री जो है पूछते हैं, पर्सनल हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं,
क्या क्या नहीं पूछते हैं और क्या क्या होते हैं, ऐसा बताया गया था। तो इसमें ऑप्शन है फूड प्रेफरेंसेस, एकेडमिक हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री और मैरिटल हिस्ट्री। एक एक करके चलते हैं और हम लोग बात करेंगे। मैरिटल हिस्ट्री से बात करते हैं। क्या मैरिटल हिस्ट्री क्या रिस्क फैक्टर है, उसमें पूछना अपने को? तो आंसर है नहीं। मैरिड अनमैरिड दोनों में बराबर रूप से साइकेट्रिक बीमारियां देखी गई हैं। तब मैरिटल हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंस हो जाता है? क्योंकि ये प्रोग्नोसिस में मदद करेगा। कैसे समझने के लिए देखते हैं कि एक मैरिड में ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस है अनमैरिड को। ऐसा समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी लड़की या लड़के का शादी हो गया तो उसकी बीबी आएगी तो ध्यान रखेगी, है कि नहीं? इसके उल्टे भी अगर कोई लड़की है उसका शादी हो गया लड़के से तो लड़का ध्यान रखेगा। इस तरह से मैरिड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, यस, स्ट्रेस इज वन ऑफ द कारण, है कि नहीं? तो मोस्ट स्ट्रेस जो रहते डॉक्टर्स रहते सबको पता है। ये ग्लोबल इंडियन हर डेटा में यही लिखा हुआ है, ठीक है? और ये मैंने लिखा हुआ नहीं, मतलब ये चीज़ है, आप इसको इसके अलावा कोई और नहीं है जो कि मोस्ट स्ट्रेस्ड है, ऐसा समझे, ठीक है? उसके बाद फूड प्रेफरेंस, एकेडमिक हिस्ट्री की बात करते हैं। एकेडमिक हिस्ट्री की बात करेंगे तो यस, एकेडमिक हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक केस ऐसा आ जाए, मान लीजिए कि किसी बच्चे का स्कूल का परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, थर्ड में उसका 90%, पाँचवें में उसका फिर 70% और धीरे धीरे डिक्लाइन ही कर रहा है, ठीक है? तो क्या ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम की तरफ हो सकता है, कुछ हो सकते हैं? तो यस, हो सकता है। उसका सबसे पहले हम IQ टेस्ट करेंगे, जो कि इंडिया में वेस्टलर्स का IQ टेस्ट चलता है, और IQ टेस्ट अगर 70 से कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है? और अगर नॉर्मल है, 90 से 110 के बीच में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तब पर भी स्कूल का परफॉर्मेंस कम हो रहा है, तो डायग्नोसिस के रूप में हमारे पास ADHD आता है, और भी आता है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है? मेंटल रिटार्डेशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसे पुराने समय में क्या बोला जाता था, तो ओलिगोफ्रेनिया। ओलिगो मतलब कम, ऐसा समझे, ओलिगो मतलब कम होता है, ठीक है? और उसका नया नाम क्या है वो भी पूछा गया, इसको नया नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नीट में पूछा गया, ठीक है? आगे चलते हैं। ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का अटेंशन कम होगा तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा। जब अटेंशन का ही ना लंबा रूप कंसंट्रेशन होता है, जब कंसंट्रेशन कम तो मेमोरी कम, तो उसके परफॉर्मेंसेस कम, है कि नहीं? ADHD जो है बच्चों से बड़ों में भी ट्रांसमिट होता है, ऐसा नहीं बड़ा होने पे ADHD कम हो जाता है। हाँ, उसके हाइपर एक्टिविटी वाले पार्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन अटेंशन वाली पार्ट बनी रहती है। और अब फिर वही बात, अटेंशन कम तो कंसंट्रेशन कम, फिर उनके फिर आगे भी आप देखेंगे एकेडमिक्स में ऐसे कुछ कम नंबर ऐसा आते रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं या कुछ, लेकिन क्या है कि उनका ये अटेंशन वाला पार्ट थोड़ा कम रहता है, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब वही IQ स्केल को ही अगर हम अच्छे से बताएं तो 90 से लेके 110 के बीच में नॉर्मल, ठीक है? 80 से लेके, यानी कि 90 से 10 कम करे तो डल नॉर्मल, ठीक है? और 80 से 70 का बीच का जो लाइन है उसको बॉर्डर लाइन बोलेंगे, ठीक है? 70 से 50 के बीच में आएगा तो माइल्ड MR, है कि नहीं? और 35 तक आएंगे, यानी कि 35 से 49 मॉडरेट हो जाएगा, 35 से 20 के बीच में जो है सीवियर है, और 20 से कम में प्रोफाउंड, यानी कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? IQ निकाला कैसे जाता है? IQ निकालने के लिए हम लोग मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल इंटू 100 करते हैं। मेंटल एज क्या होता है? मेंटल एज जानने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चनायर्स, कुछ ट्रिक, कुछ रीजनिंग रखते हैं, उससे हम लोग को मेंटल एज पता चलता है। क्रोनोलॉजिकल एज जो आपका असली, जो काउंट करके डेट से, बर्थ एज से पता करते हैं, वो, ठीक है? तो मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल एज कितना हो सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल का है तो वो कितने साल का क्रोनोलॉजिकल एज है? 12। ध्यान से देखेंगे, अगर 15 साल का है तो कितने का उसका क्रोनोलॉजिकल एज है? 15 साल। अगर कोई लड़का 20 साल का है तो उसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना है? 15 ही। क्यों? क्योंकि ये जो IQ बढ़ता है, IQ बढ़ करके 15 से ज़्यादा नहीं बढ़ता, यानी कि कह सकते हैं ऐसा कि IQ जो बढ़ता है 15 साल तक मैक्सिमम अचीव कर लेता है, उसके बाद ना घटता है ना ही बढ़ता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे का उम्र 20 साल है, तब पर भी आप यहाँ क्रोनोलॉजिकल एज में 15 ही लिखेंगे, ठीक है? और अगर 15 से कम है तो वही लेना, यानी कि 12 रहेगा तो 12 ही लेना है। महरहार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेंटल एज 12, क्रोनोलॉजिकल एज 12, 12/12 100% IQ है इसका, ठीक है? और अगर मेंटल एज 12 और मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल एज 20, तो क्या हम 20 लेंगे? नहीं, 15 लेंगे।
और 12/15 करेंगे तो फिर 80% आएगा। ठीक है, ADHD के अलावा कौन ऐसा बीमारी है जिसमें IQ ठीक रहने के बावजूद भी स्कूल का परफॉर्मेंस घट रहा है? वह है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD। इसमें बच्चों को रीड करने में दिक्कत होता है। B को PMW उल्टा तारे ज़मीं पे याद होगा। ठीक है, तो डिसलेक्सिया की बीमारी इसे कहते हैं। ठीक है, राइटिंग में डिसग्राफिया, लिखने में दिक्कत होता है, और कैलकुलाई में डिसकैलकुलाई, कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, जोड़ घटाव में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इतना हम लोग इसीलिए पढ़ें क्योंकि आदमी का पर्सनल एकेडमिक हिस्ट्री कैसा है, कैसा उसका परफॉर्मेंस स्कूल में रहा है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक प्रेसिपिटेटिंग कारण है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फूड प्रेफरेंसेस। नहीं, फूड प्रेफरेंसेस मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये वो आदमी क्या खाता है, इसीलिए पर्सनल हिस्ट्री में हम लोग फूड प्रेफरेंसेस को इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट कौन नहीं पूछना है, फूड प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता तो नहीं पूछना है। ठीक है, आगे आते हैं। इसी में जैसे एक वीडियो चलते रहता तो अब तीसरे वीडियो तक हम पहुंच चुके थे, और सर अभी ये पढ़ा रहे थे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं ये माइंड का एग्जामिनेशन होता है। अब ये तो कुछ ऐसा डिजीज़ तो है नहीं कि इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग मेडिसिन के जैसा, तो फिर हम माइंड का एग्जामिनेशन। माइंड के 5 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली: थॉट, परसेप्शन, मूड एंड अफेक्ट, और बिहेवियर और कोग्निटिव फंक्शन। ठीक है, थॉट के बारे में क्या है, थॉट के बारे में हम लोग चलते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स क्या क्या आता है। तो या तो डिसऑर्डर ऑफ थॉट के फॉर्म में दिक्कत हो, या कंटेंट में दिक्कत हो, या पोजीशंस में दिक्कत हो, या स्ट्रीम या रिदम में दिक्कत हो, है कि नहीं। चलिए फॉर्म से समझते हैं। फॉर्म मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस ऑफ द थॉट। जेनेसिस का मतलब उद्गम, जहाँ से शुरू होता है थॉट, वहाँ को समझते हैं। अगर आप सोचिए कि हमको कोई काम करना है, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया अपना, ठीक है, उन्हीं का एग्जांपल मैं लेता हूं कि उनको अगर आज के दिन आकर के रिकॉर्डिंग करना है इस वीडियो का, तो उन्होंने उठा होगा, फ्रेश हुआ होगा, OPD गए होंगे, अपने पेशेंट को देखे होंगे, कैब लिया होगा, रिकॉर्डिंग के लिए आए होंगे। ये एक नॉर्मल थॉट का फॉर्मेशन है। कैसे कैसे होगा, कोई चीज़ आपको काम करना हो तो पहले ही कुछ कुछ सोच के रख लेते हैं कि नहीं ये और ये लॉजिकल लगता भी है कि ठीक है, ओके गुड। लेकिन कुछ ऐसे लॉजिकल सीक्वेंसेस नहीं बन पाते हैं, यानी कि लॉस ऑफ लॉजिकल सीक्वेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, कोई आदमी क्या बोलेगा, मैं उठा, उसके बाद पहाड़ पे चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद कैब लिया, कैब से ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया लेकर के वहाँ बीच पे नाचने लगा। अब बताइए, इसके कोई तर्क नहीं लग रहा है, कहीं से कहीं उछल के हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होगा, उनकी बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्म ऑफ थॉट डिसऑर्डर है। ठीक है ना, इसी को डिरेलमेंट बोलते हैं। डिरेलमेंट में क्या, जैसे कैसे बोलते हैं कि रेल जो है अपने पहियों से हट करके, पटरियों से हट करके कहीं और चला गया, वैसे ही वो आदमी भी थॉट से डिरेल्ड होकर के कहीं और ही चला जाता है। बात हो रही थी रिकॉर्डिंग की और ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, है ना। तो अब आते हैं हम इवेंट्स से। इवेंट्स का मतलब डिसऑर्गेनाइज थॉट जो रहता है, नॉट कंप्लीटेड। कैसे पहचानेंगे कि डिसऑर्गेनाइज थॉट? आपको स्पीच से ही पता चल जाएगा। अगर किसी का थॉट डिसऑर्डर है, ठीक है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो वो प्रतिरूप रूप में स्पीच में भी खराब होगा, है ना। वो बोलेगा भी तो वैसा डिसऑर्गेनाइज्ड ही, ठीक है, बोलना चाहिए ये तो ये बोलेगा ऐसा, है ना। तो इस तरह से कुछ बोलते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के लिए एक टर्म यूज होता है, नाइट मूव थिंकिंग। नाइट मूव घोड़े का जैसे ढाई होता है ना, यहाँ से लेके फिर टक 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 यहाँ, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बात करेगा, ऐसे बात करेगा, यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाता है। ठीक है, जब भी पेशेंट बोले और आपको समझ में नहीं आए तो बस सिंपल सा समझना है कि डिसऑर्गेनाइज पे सीजो की तरफ जा रहा है कि नहीं। अच्छा, इसी में एक और टर्म आता है दूसरा, क्या वो शो करेगा, नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म का मतलब क्या, नियो मतलब नया, उस नया शब्द ही अपना गढ़ देगा। उसके लिए वो शब्द अपना नया नहीं है, उसको वो परिचित है। ठीक है, वो नए नए टर्म को बनाता रहेगा। ठीक है, उसके लिए वो मीनिंग रहेगा। ठीक है, वो उसका मतलब बिल्कुल समझ रहा होगा, आपको वो समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर पेशेंट से पूछे क्या खाए हो, तो वो बोलेगा दाल सब्जी खाए थे और उसके साथ 4 अबरू डबरू खाए थे। अबरू डबरू, हाँ, उसके मतलब अबरू डबरू मतलब रोटी ही होता है। आप अबरू डबरू का मतलब नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये अबरू डबरू एक नया शब्द है। ठीक है, और ये पेशेंट ने खुद गढ़ा है और इसका मतलब वो जानता, आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए कोट है, माई लाइफ माई रूल माई वर्ड माई सीजो, है ना। तो उनका दुनिया, उनकी रूल, उनका वर्ड भी होगा और उन्हीं का सीजो भी होगा। ठीक है, इस तरह से सर ने बताया। आगे हम लोग बात करते हैं कंटेंट की। सबसे पहले फॉर्म हो गया, अब कंटेंट की। कंटेंट में बात करेंगे तो डिल्यूजन। डिल्यूजन को क्या किया जाता है, फॉल्स फाउंड फिक्स्ड बिलीफ। फिक्स्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फिक्स्ड कब तक है, इवन आफ्टर आपको कोई उसके लिए प्रमाण भी दिखाए कि नहीं ये गलत अवधारणा है आपके मन में, ठीक है, तब पर भी आप इसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो है एक्सेप्शन रहते हैं, क्योंकि हम लोग धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से डिल्यूजन का मतलब फॉल्स फिक्स्ड फंड बिलीव होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अलग अलग तरह के डिल्यूजन।
क्या क्या हो सकता है। डिल्यूजन समझ में आ गया कि आपने कोई गलत अवधारणा मन में बैठा ली है, ठीक है, जबकि वो है नहीं, ठीक है, वैसा नहीं है। आपको उसके लिए बताया, उसके लिए समझाया गया, उसके लिए एविडेंस प्रूफ दिए गए हैं। जैसे कि समझने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मार देगा, परसिक्यूशन, ठीक है, वो आदमी आकर के भी आपको बोलेगा अरे भाई हम नहीं मारना चाहते हैं तुमको, है कि नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे खिलाफ कोई पैरानॉइड डिल्यूजन यानी कि सस्पिशियस कुछ साजिश चल रही है, ठीक है, वो आदमी आपको आके बोल देगा, उसके लिए बहुत सारे प्रमाण भी देगा, तब पर भी आपको उस पर विश्वास नहीं आएगा। फॉर्म फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, यही फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पर्सन फील्स दैट पीपल आर प्लानिंग, उसको मारना चाहता है, ठीक ना, उसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, या तो उसको मार दे, उसके घर वाले को मार दे, या उसका प्रॉपर्टी ले ले, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया में सबसे पहले जो ये होता है डिल्यूजन, इसको प्राइमरी डिल्यूजन बोलते हैं। प्राइमरी डिल्यूजन का मतलब डिल्यूजन बीमारियों से नहीं है, ठीक है ना, बीमारी अपने आप में डिल्यूजन है, ठीक है। तो ये इसको इसीलिए सिजोफ्रेनिया में ये प्राइमरी डिल्यूजन कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मैनिया में और डिप्रेशन में वो सेकेंडरी डिल्यूजन होता है। सेकेंड, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब मेरी बातें हो रही हैं, वो बोलेगा कि मुझे लगता है कि लोग मेरी बातें करते हैं, ठीक ना, थिंग्स, एक्ट, प्लेसेस, इवेंट, टॉक अबाउट हिम एंड रिलेटेड, सब चीज़ उसी के आसपास हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे कहने के लिए कि क्लास में अगर सर ताली बजाएं तो ताली का तो कोई महत्व नहीं है कि नहीं, लेकिन उसमें एक ध्रुव नाम का लड़का उठ के नाचने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ध्रुव को लगता है कि सर ने मुझे उठ करके नाचने के लिए कहा, ठीक है। यानी कि ताली में ही वो जो इवेंट है, एक्ट है, उसमें वो रेफरेंस ले लेगा कि वो ये मुझे ही कहा जा रहा है, ऐसा, ठीक है। कुंफू कर रहा है तो कुंफू से उठ जाएगा, ऐसा, मैंने कुछ भी से रेफरेंस लेके रेडियो पे उसी की बातें हो रही हैं, ऐसा वो बोलेगा, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब वो बहुत महान है, वो बहुत अमीर है, वो बहुत पावरफुल भगवानी है, वो बहुत ऊपर के पोजीशंस पे है, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। तो ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है, ये ज़्यादातर मैनिया में होता है। मैनिया को, पेशेंट को आप देख के पहचान सकते हैं, एकदम हंसता हुआ, खिलता हुआ, हेलो हाय करते हुआ आएगा, है कि नहीं, यस यस यस, तो आप समझ जाएंगे कि ये मैनिया है, ठीक है। उसका दिक्कत ये है कि उसका मूड हरदम हैप्पी रहता है, और हैप्पी है इसीलिए वो महान है, ठीक है। और देखिए यहाँ डिल्यूजन जो है मूड हैप्पी होने से हुआ, जैसा मूड वैसा डिल्यूजन, ऐसा समझने के लिए। अगला डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और सिन, इससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें पैदा लेगा, वो अपने आप को ब्लेम करेगा, ठीक है, और डिप्रेशन में चला जाएगा। वो दुखी है इसीलिए वो अपने आप को बेकार समझता है। फिर ये मूड पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसा मन वैसा डिल्यूजन, ऐसा नियम होता है, ठीक है। जैसा मन, जैसा हैप्पी वैसा महान, जैसा दुखी वैसा बेकार, है कि नहीं। तो इस तरह से एक बीमारी होता है बाइपोलर, है ना, कभी खुशी कभी गम वाला, ठीक है। तो उस तरह से भी समझ में आ गया। तो जैसा मन वैसा डिल्यूजन, ये सेकेंडरी डिल्यूजन की बात थी। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, निहिलिज्म का मतलब क्या होता है, नेगेटिविज्म। यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। सो नेगेटिव पर्सनालिटी तो नहीं, लेकिन ये बीमारी ही है। इसमें अपने आप में इतना व्यक्ति सीवियरली डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक ना, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगता है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल में कितना नेगेटिव सोच रहा है। ये तो फिर डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, सीवियर डिप्रेशन और कोटार्ड सिंड्रोम में देखा जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस हिमसेल्फ और वर्ल्ड, वो बोलेगा दुनिया में या तो हम नहीं या दुनिया नहीं है, है ना, ऐसे बोलेगा मेरी अतरियाँ सड़ गई हैं तब पर भी मैं जीवित हूँ, है कि नहीं। उसको ऐसा लगेगा कुछ भी हम करेंगे तो गलत होगा, ठीक है, मैं कुछ भी करूँगा तो तबाही आएगा। इसे वो बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी, मैं कुछ करता हूँ गलत हो जाता हूँ। ऐसे थॉट के सब जब आदमी आगे चलते हैं तो उसको लगता है मैं कुछ भी करूँगा तो सीधा तबाही ही आएगा। एक पेशेंट के रूप में समझते हैं, एक पेशेंट वार्ड में आया, ठीक है, भर्ती हुआ, वो बोला हम यूरिनेट करेंगे, पेशाब करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पेशाब करेंगे? क्योंकि हम पेशाब करेंगे तो तबाही आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, मतलब बाढ़ आ जाएगा, लोग मर जाएंगे। ऐसा सोचिए, इतना वो नेगेटिव फीडबैक में चला गया। कुछ बच्चे इसका आंसर जो है ग्रैंडियोसिटी देते हैं। नहीं, ग्रैंडियोसिटी तो तब होगा ना जब वो बोले कि नहीं मेरे पेशाब को पी लो, वो इतना पवित्र है, तब इस तरह का अगर सिनारियो देगा तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। लेकिन ये यूरिनेट नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लड आ जाएगा, तो ये तो फिर वही डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी का चीज़ है, मैं लाता हूँ तबाही, ठीक है। तो इसलिए डायग्नोसिस क्या बनता है इसमें, निहिलिज्म का केस, है कि नहीं। अब चलते हैं, दो तरह के डिल्यूजन होते हैं, एक बिजार, एक नॉन बिजार। बिजार का मतलब क्या है, जो कि असंभव टाइप का है। सुनेंगे आप तो आपको लगेगा सच में असंभव है,
ठीक है, और कुछ जो है नॉन बिजार है। नॉन बिजार का मतलब ये हो सकता है, नॉन बिजार को समझते हैं जैसे कि वो बोलेगा कि डिल्यूजन और पैरानॉइड माने मुझे पड़ोसी मारना चाहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल सा ही है, हो सकता है, चलो पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो ये जो है सिजोफ्रेनिया और अदर कॉजेज में भी दिखते हैं, लेकिन वो बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दांत पे कोई चढ़ के प्रियंका चोपड़ा नाच रही है, ठीक ना, ऐसा कोई बोले तो ये तो पॉसिबल नहीं ना है। तो इस तरह के चीज़ को बिजार बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है सिजोफ्रेनिया में ही मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे थॉट के फॉर्म के बाद कंटेंट की, कंटेंट में हम लोग डिल्यूजन देखा, डिल्यूजन के बाद ऑब्सेशन पे आते हैं। ऑब्सेशन एंड कंपल्सन बहुत प्राय लोगों में ये बहुत सुनता है, उसको ऑब्सेशन है, उसको कंपल्सन, ऑब्सेशन ओसीडी है, ओसीडी ऐसे चलता है, ठीक है। क्या होता है ऑब्सेशन? ऑब्सेशन का मतलब आप एक थॉट को चाह करके भी रोक नहीं पा रहे हैं, वो बार बार आपके मन में थॉट आ रहा है, ठीक है। और जब थॉट आए तो थॉट के बाद आपको कुछ मोटर एक्टिविटी भी करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सन। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी व्यक्ति को कोविड के बाद तो ये ज़्यादातर हो गया है, ठीक ना, बहुत आदमी को लगता है कि मेरे हाथ जो है गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे, मेरे हाथ गंदे, ऐसा थॉट आ रहा है और वो आपको धोने पे भी मजबूर कर दे। तो यानी कि आप में एक ऑब्सेशन है, हाथ गंदे गंदे गंदे, धोने धोने धोने, वॉशिंग, ठीक है। तो इस धोने वाली प्रक्रिया को कंपल्सन बोलते हैं। और एक होता है पैथोलॉजिकल डाउट। पैथोलॉजिकल डाउट का मतलब हरदम आपको लगा कि अरे है कि नहीं, है कि नहीं। मान लीजिए आप जा रहे हैं बाजार में और आपको लगेगा मेरे पास पर्स है कि नहीं, पर्स है कि नहीं, तो बार बार आप अपने पैकेट को चेक करते रहेंगे, है कि नहीं। आपको हरदम पैथोलॉजिकल डाउट लगा, अरे मेरा रूम बंद है कि नहीं, एक बार उठ के देख लेता हूँ, है कि नहीं। तो इस तरह के पैथोलॉजिकल डाउट और चेकिंग एक कंपल्सन ऑब्सेशन बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन क्या होता है? डर्ट का कंटिमिनेशन, गंदा का, मेरा हाथ गंदा हो जाना, ऐसा। मोस्ट कॉमन जो है कंपल्सन क्या है? चेकिंग, बार बार कोई चीज़ को चेक करना, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन जो है ना, उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला डी से क्या होता है? डिस्ट्रेसिंग। ये आपको यानी कि ईगो डिस्टोनिक है, आपको खुद को डिस्कम्फर्ट होगा। आप जानते हैं कि बार बार उठ करके हम गेट चेक करेंगे तो उसमें हमको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन तब पर भी आएगा, ठीक ना। उसके बाद होता है ऑन थॉट, आपका खुद का थॉट है जो कि ईगो एलियन है। ईगो एलियन मतलब सेल्फ से आपके लिए, खुद के लिए बाहरी है, अनवेलकम, आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रूसिव और इरेजिस्टिव। आप नहीं चाहते हुए भी इस थॉट को रोक नहीं पाएंगे। परसिस्टेंट डिस्पाइट योर रेजिस्टेंस, है कि नहीं। और इससे क्या होता है कि अगर ये आएगा तो आपको एंजाइटी होने लगेगा, है कि नहीं। और अगर आप इसको रोकते हैं या अनट्रीटेड रहता तो डिप्रेशन। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक पेशेंट था, है ना, उसको जब भी मंदिर जाता था तो उसको लगता था कि हम मूर्ति पे पेशाब कर दें, ठीक है, ऐसा लगता था, ठीक है। वो कर नहीं रहा था, इसके मन में वो क्या बोले कि वो एक ऑब्सेशन था, है कि नहीं। और वो माने वो अनट्रीटेड रह गया, और जब अनट्रीटेड रह गया तो वो गिल्ट में जाने लगा, मुझे कितने गंदे गंदे, सोशली एक्सेप्टेबल तो चीज़ नहीं है ये, कितने गंदे के ख्याल आते हैं, अपने आप में गिल्ट में चले गया, और गिल्ट के बाद डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया। ये सर ने ऐसा बताया। तो बताइए कि अगर वो उसे अनट्रीट किया जाए सिंपल से ओसीडी को, तो डिप्रेशन, सुसाइड कहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए जो मस्तिष्क की बीमारियाँ हैं, है ना, मन की बीमारी हैं, साइकी की बीमारी हैं, आत्मा की जो बीमारी हैं, उसको बहुत ज़्यादा महत्व देना है। और आज के दिन में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन और ये बहुत ज़्यादा रिकरेंट भी होती हैं, ठीक है। और ये सेंसलेस होती हैं, कोई सेंस नहीं बनाती है आपके लिए, ठीक है। और ये एम्बीवैलेंसी और एम्बी टेंडेंसी के साथ आती है। एम्बीवैलेंसी को समझते हैं, क्या होता है? जैसे कि आपके सामने गिलास रखा हुआ है, तो गिलास से पानी पी ले कि ना पिए, पिए कि ना पिए, ये मन में थॉट चल रहा है, इसको बोलते हैं एम्बीवैलेंसी, ठीक है। इनडिसिसिव बिटवीन द टू थॉट, पानी पीऊँ कि ना पीऊँ, ऐसा वाला। और एम्बी टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? आप हाथ को ले जाएंगे वहाँ, फिर हटा लेंगे, हाथ को ले जाएंगे वहाँ, हटा लेंगे, ठीक है। तो यानी कि एम्बी टेंडेंसी का मतलब बेसिकली कंपल्सन का इनडिसिवनेस है। एम्बीवैलेंसी बेसिकली थॉट में इनडिसिवनेस है ना। थॉट में आप सोच रहे हैं कि पिए कि ना पिए, पिए कि ना पिए। और एम्बी टेंडेंसी का मतलब कंपल्सन, यानी कि मोटर एक्शन में आप हाथ ले जाएंगे पीने के लिए, हटा लेंगे, ठीक है। तो एम्बीवैलेंसी एम्बी टेंडेंसी के साथ ही आता है। और मैजिकल थिंकिंग, ये तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में सुपरस्टिशन के रूप में, अगर सुपरस्टिशन की पावर इनफाइनाइट की जाए तो यही मैजिकल थिंकिंग होगा। फॉल्स बिलीव शेयर्ड बाय मेनी पीपल, एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। पहले बोलते थे कि बुरा सोचने से बुरा होता है कि नहीं, नहीं बोलो, है कि नहीं, बैड थॉट लीड टू बैड आउटकम, ये वाला कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, है ना, कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो ये हो जाएगा, उस दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, ऐसा ये सब मैजिकल थिंकिंग में आता है, सुपरस्टिशंस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्म के बाद, कंटेंट के बाद फिर आते हैं डिसऑर्डर ऑफ पोजीशंस ऑफ थॉट पे, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग थॉट का एलिनेशन होता है, थॉट इंसर्शन। कोई लगेगा कि आपके दिमाग में कोई बात डाल रहा है, ठीक है, अब अपने दिमाग में ऐसा लगेगा,
ठीक है, कुछ लगेगा थॉट का विड्रॉवल हो रहा है, आपके दिमाग में जो बातें थी वो बाहर जा रही हैं किसी लोगों को, ठीक है, माय थॉट कुछ अदर लोगों को जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? आपने बोला क्या? नहीं, मैंने बोला भी नहीं, तब पर भी वो जा रही हैं। कैसे? एग्जाम्पल में नहीं बोलती, बहू नहाने जाती है तो सासू भी चल जाती है, इसको कैसे पता लगा कि मैं बाथरूम यूज करने वाली हूँ, है कि नहीं? उसी समय चला जाता है, तो लगता है कोई मेरी थॉट को विड्रॉवल हो रहा है। तो ये थॉट विड्रॉवल वाला सीरियल में होता है, ठीक है, जो दिखाते हैं। फिर थॉट ब्रॉडकास्ट, ऐसा लगता है कि एक नहीं बहुत लोगों को मेरी बात पता चल गई, वो भी बिना बोले, है कि नहीं? तो ये बेसिकली क्या होता है? थॉट का ब्रॉडकास्ट होता है। आगे चलते हैं हम लोग, डिसऑर्डर ऑफ अ स्ट्रीम फ्लो और रिदम ऑफ द थॉट्स। इसमें क्या होता है? थॉट के टेम्पो यानी कि स्पीड, आपका जो थॉट है उसके स्पीड में दिक्कत है ना, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, इतना तेज कि आप बिना बोले आगे निकल जाए। जैसे ज़्यादा खुश होने पे मान लीजिए कोई थॉट है ना, उसको बोलना है, अब उसको बोलते 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 वो इवेंट अगला चला गया। मान लीजिए 4 चीज़ें होना है, ज़्यादा ये फ्लाइट ऑफ आइडिया जो होता है, कहाँ फ्लाइट से जाना है, इतना तेजी क्यों बोल रहे हो, आदमी गागा के बात करेगा, ठीक ना? तो ये मेनिया में होता है, ए के बाद बी बोलना है, बी के बाद सी बोलना है, सी के बाद डी बोलना है। ये देखिए इवेंट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वो 2 तक तो पहुँचेगा और 3 वाले को इसमें मिला देगा, है कि नहीं? और ये जो बार बार जो ऐसे बोलेगा तो पहले वाले का जो वर्ड है एक नज़र आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं शटल और स्मॉल और वन वर्ड का कनेक्शन मिलता है, ठीक ना? एक वर्ड जरूर रहेगा, जैसे कि हम अगर समझें एग्जाम्पल से, और थोड़ा थोड़ा ये समझ में भी आता है, पार्शली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। आई फ्लाई बाय फ्लाइट yesterday, ऐसा बोला, आई फ्लाई बाय फ्लाइट yesterday, फ्लाइट नेम वाज द एयर इंडिया, एयर होस्टेस वो सपना बाय माय फ्रेंड दैट लिव्स इन द दिल्ली एज ए छोले कुलचे, कुछ भी बोलने लगेगा, ठीक है। और ये बार बार देख रहे हैं कि एक शब्द से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आदमी बोले इतना तेजी उगागा करके, ठीक है ना, उछल के आगे बात एक वर्ड से जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम लोग फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं। और ये जो है हमें मेनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बोले कि कोई आदमी सुस्त एकदम धीरे बोले, इनहिबिशन और स्लोइंग ऑफ द थिंकिंग, डिप्रेशन, है ना, एकदम ऐसे धीरे बोलने लगे, ठीक है। तो स्लोइंग ऑफ द थिंकिंग हो जाए कि हाँ सुबह उठा तो था, उसके बाद ऐसे, तो समझ लीजिए इस तरह से बातें समझने करके आपको समझ लेना है कि डिप्रेशन पे है, ठीक है ना। इनहिबिशन ऑफ स्लोइंग ऑफ द थिंकिंग अकर्स इन डिप्रेशन। उसके बाद हम लोग डिसऑर्डर ऑफ द थॉट के कंटिन्यूटी पे बात करते हैं। उसमें एक परसिवेशन होता है और थॉट ब्लॉक होता है। थॉट ब्लॉक का मतलब एग्जाम्पल भाइवा में भी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते आपका ट्रेन एकदम रुक गया, ठीक है। सडन ब्रेक इन योर ट्रेन ऑफ द थॉट्स, ये एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? वर्ड्स आर लिंक टू ईच अदर बाय द राइमिंग वर्ड्स। गागा करके वो बात करेगा बच्चा, ठीक है ना। आई एम सैड, देन माई डैड बाउट मी आई पैड, देन आई स्विच अप माई आई पैड, देन आई वॉच माई वीडियोज, देन आई एम ग्लैड, थैंक यू डैड, आई हैव आई पैड, ऐसे करके बात करेगा। तो इसे हम क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं, गागा करके बात करना। अब बताइए, गागा करके बात करना या फिल्मों में हम लोग जो गाना सुनते हैं, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, प्यार हो जाता रह नहीं पाता, ये राइमिंग वर्ड में ही तो बात हो रहा है। सैया जी से ब्रेकअप कर लिया, मेकअप कर लिया, ये क्या चल रहा है? राइमिंग वर्ड में ही तो बातें चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्लैंग एसोसिएशन होता है। कभी कभी आदमी इतना खुशी हो जाता है ब्रेकअप के बाद, है कि नहीं, तो ये सब करने लगता है। खुशी का गाना मैनिया, है कि नहीं। तो उस तरह से है। परसिवेरेशन का मतलब क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में मिलता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? परसिस्टेंट ऑफ द सम रिस्पॉन्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ द रेलिवेंस, है कि नहीं। कोई चीज़ का जो है ना उत्तर आप एक समय सीमा के बाहर और अलग अलग क्वेश्चंस में भी दे रहे हैं। इसको हम लोग समझते हैं, अगर किसी से पूछे तुम्हारा नाम क्या, तो बोले ध्रुव। कहाँ से आए हो तुम? ध्रुव। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारा? ध्रुव, है ना। सब्जेक्ट क्या लिए हो तुम? ध्रुव। सब चीज़ में ध्रुव, है कि नहीं। एक वैसे ही हम लोग में एक भाई बाप बता रहे थे सर, कि एक लड़का जो था नाइजीरिया ही पढ़ के आया था, तो कोई भी कुछ भी पूछो उसका आंसर उसका बैक्टीरिया में नाइजीरिया ही होता था। ग्राम पॉजिटिव नाइजीरिया, ग्राम नेगेटिव नाइजीरिया, सूडोकोकाइन नाइजीरिया, माइक्रो एरोफिलिक नाइजीरिया, कुछ भी पूछो नाइजीरिया ही था, है कि नहीं। तो इसी को परसिवेरेशन बोलते हैं, ठीक ना। ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में मिलता है। उसके बाद आता है सर्कमस्टेंशियलिटी वर्सेस टेंजेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर्कमस्टेंशियलिटी वर्सेस टेंजेंशियलिटी का मतलब हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे हुए कि अच्छा बताओ आज सुबह से तुम कैसे आए हो मेरे क्लिनिक पे, तो आज सर मैं सुबह उठा था, सर सुबह उठा ना सर, तो जैसे ही पलंग का फिर पूरा कपड़ा मोड़ करके सर मैंने रख दिया, फिर बाथरूम गया सर, सिबाका के कोलगेट से मैंने दांत को सर साफ़ किया सर, उसके बाद मैंने 1 बाल्टी पानी से नहाया। बकवास की चीज़ें, अननेसेसरी, बिना मतलब का चीज़ बोल करके फिर वो बताएगा, है ना, कि 9 बजे कैसे पहुँचा। फाइनली ये उत्तर तक पहुँच जाता है। टेंजेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? कोई क्वेश्चन पूछा तो वहीं से चला गया, मैं सर उठा ना सर, तो सिबाका का सर
टूथपेस्ट खत्म था सर, फिर लाने में चला गया सर, वहाँ चला मुझे बिक्की मिल गया सर, बिक्की के साथ खेलने का प्लान बन गया सर, गांधी मैदान चल गया सर, ऐसे बोलता चला जाएगा, है कि नहीं। वो उत्तर तक 9 बजे कहाँ पैसे पहुँचा वो उसकी बात करेगा ही नहीं, ठीक है। टेंजेंशियलिटी का मतलब क्वेश्चन का उत्तर देने के क्रम में भटक जाना और कभी उत्तर तक ना पहुँचना, ठीक है। ओवर इंक्लूजन ऑफ अननेसेसरी डिटेल, बिना मतलब का अल्टीमेटली रीचिंग द आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली रीचिंग द आंसर, ठीक है। और यहाँ बात करें गोइंग ऑफ ट्रैक और नेवर रीचिंग द आंसर, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर वही एग्जांपल्स है कि 5 बजे से लेकर मैं बड़ा पाव खाया, शिवागा का दूर पे बब से लेकर द्वारका आ गया, बड़ा पाव खाया, बस कंडक्टर नहीं मिला, उसकी शादी नहीं हुई थी सर, बस कंडक्टर वाले की लड़की की शादी नहीं हुई ना, वो तो सोना खरीदने जा रहा था, सोना की कहानी जो है KGF में दिखाई और KGF की कहानी पूरा सुनाने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि वो कभी आया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थॉट डिसऑर्डर को अभी तक जो पढ़ा है फॉर्म में, कंटेंट में, पोजीशन में और स्ट्रीम में, तो इसमें 14 टर्म है याद करने लायक, ठीक है। फॉर्म में 2 लॉस ऑफ एसोसिएशन एंड डिटेलमेंट, दूसरा नियोलॉगिज्म, कंटेंट के आधार पर डिल्यूजन और ऑब्सेशन और कंपल्सन, पोजीशन के आधार पर थॉट का इंसर्शन, विड्रॉवल और ब्रॉडकास्टिंग, स्ट्रीम में क्या होता है फ्लाइट ऑफ एसोसिएट आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2 चीज़ देखो, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं और स्लोइंग होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग का क्या था, थॉट का ब्लॉकिंग था और परसिवरेशन था, ठीक है। उसके बाद क्लैंग एसोसिएशन था और सर्कमस्टेंशियल और टेंजेंशियल अंतर हम लोग ने देख लिया, है कि नहीं। तो इतना चीज़ हम लोग ने अभी तक पढ़ा। फिर चौथे वीडियो में जब हम लोग आते हैं तो एग्जामिनेशन का ऑफ परसेप्शन, मूड एंड बिहेवियर पढ़ते हैं, MMSC मेंटल मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं, उसमें बेसिकली थॉट और परसेप्शन और मूड एंड इफेक्ट और बिहेवियर कॉग्निटिव फंक्शन को पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक थॉट को पढ़ लिया, अब आते हैं परसिवरेशन पे। परसिवरेशन का मतलब, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में क्या होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन का मतलब होता है परसेप्शनल मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या होता है, रस्सी को सांप समझ लेना, है कि नहीं, कुछ है वहाँ उसकी जगह पे आपने उल्टा चीज़ समझ लिया, है कि नहीं। इस इल्यूजन को क्या बोलते हैं, पैरीडोलिया भी पहले बोला जाता है, ठीक है ना। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, विदाउट स्टिमुलाई, आपको कुछ स्टिमुलाई नहीं है, रस्सी नहीं गिरा हुआ था, आपको ऐसे ही ज़मीन पे लगा कि कोई सांप है, ठीक है। तो बताइए स्टिमुलाई, हमारे पास स्टिमुलाई देने के लिए क्या है, सेंसेस है। तो हमारे पास अगर 5 सेंस ऑर्गन है, इसीलिए परसेप्शन ऑफ हेलुसिनेशन या हेलुसिनेशन भी 5 तरह का होता है। ऑडिटरी होता है, विजुअल होता है, ऑल्फैक्टरी होता है, गस्टेटरी होता है और टेक्टाइल होता है। लेकिन ऑडिटरी का मतलब सुनाई देना, ठीक है। विजुअल का मतलब दिखाई देना, ऑल्फैक्टरी मतलब सुंघाई देना, गस्टेटरी मतलब जीभ में टेस्ट का, और टेक्टाइल मतलब वैसे चमड़ों पे कोई रेंग रहा है ऐसे बताएगा, ठीक है। तो ऑडिटरी इज द मोस्ट कॉमन ओवरऑल, है कि नहीं। हेलुसिनेशन विजुअल जो होते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में होते हैं, लिवी बॉडी डिमेंशिया में हम लोग जानते हैं कि विजुअल हेलुसिनेशंस आता है कि नहीं। ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी जो है ज़्यादातर टेम्पोरल एपिलेप्सी में आएगा, टेम्पोरल लोब का एपिलेप्सी। और टेक्टाइल में क्या होता है, कोकेन बग जैसे लगेगा, पीठ में कोई कोकेन चल रहा है मेरा, कीड़ा रेंग रहा है ऐसे बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ऑडिटरी हेलुसिनेशन को अगर समझे तो ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, अगर आप मूवी देखे होंगे ब्यूटीफुल माइंड, उसमें जो उसका दोस्त रहता है, ठीक है, तो आप समझेंगे, ये पूरे समझ में आए खूबसूरती से ये चीज़। चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, आपका खुद का, आपका सोच आपको डायरेक्ट करेगा। जैसे उस मूवी में दिखाया जाता है कि वो जो रहते हैं इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बाद में बने, नोबेल प्राइज़ भी उन्होंने, जॉन नैश सर का उसमें कहानी है कि नहीं। तो वो अपने ही थॉट से लड़ने लगते हैं, ठीक ना। या ये बोले कि जैसे वो सिजोफ्रेनिया की कहानी उसमें दिखाई गई है, तो वो स्प्लिट माइंड है, उनका कुछ आधा हिस्सा बोलता है ये थोड़ा सा मस्ती कर लो, पढ़ा लो, है कि नहीं, पढ़ लो, पेपर लिख लो, है कि नहीं। कुछ बोलता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं गांव से आया हूँ, उस तरह से ऐसे चीज़ों में शायद फंस जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो उस तरह का रहता है, ठीक ना। तो अगर आप देखेंगे उसमें तो अपनी थॉट से वो बात करने लगते हैं, ठीक है। तो इसको थॉट इको बोलते हैं और ऑडिबल थॉट्स बोलते हैं, आपको खुद को सुनाई देगा, ठीक है ना। एक मूवी भी है कार्तिक कोहली कार्तिक है, उसमें भी यही दिखाया गया है, ठीक ना। खुद की थॉट खुद के कानों में आपको सुनाई देगी ऐसा लगेगा। उसमें फिर सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है, उसका जो दोस्त रहता है जो उसको लाइब्रेरी में बात करता है इस तरह का, यानी उसके सामने कोई ऐसा आदमी, ऐसा लगेगा कि कोई उसको बोल रहा है। मूवी में तो दिखाया गया लेकिन दिखाई नहीं देता है, सिजोफ्रेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, सुनाई देता है, ठीक ना। और वो मन में फिर विजुअल्स बना लेता है, लेकिन उसे ऐसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन ज़्यादातर सुनाई देता है। और सुनाई देता है तो उसका दोस्त बोलता है ये कर लो, थोड़ा बियर पी लो, थोड़ा मस्ती कर लो, है कि नहीं। तो उसको कमांड हेलुसिनेशन बोलते हैं, उसका दूसरे का आवाज़ कान में सुनाई देता है। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन में उस जो दोस्त था उसकी एक बेटी भी थी शायद, है कि नहीं। तो उन दोनों का बातचीत अंत में सुनाई देने लगता है, ठीक ना, लास्ट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रनिंग कमेंट्री, है ना, दोनों आपस में बात करते रहते हैं जॉन नैश के बारे में। तो ठीक है,
तो एक सेकेंड पहले अपना खुद का आवाज़ खुद के कानों में, दूसरा का आवाज़ खुद मेरे कानों में, और बाकी सब का आवाज़ मेरे कानों में, है ना। तो इस तरह से है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि कब हम जानेंगे कि ट्रू हेलुसिनेशन और सूडो हेलुसिनेशन है, ठीक है। तो ये आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में होगा, आपके कान में ऐसा लगेगा कि आवाज़ सुनाई दे रहा है। सूडो हेलुसिनेशन में उसके माइंड में ये सब चलता है, कान में नहीं सुनाई देता है उसके माइंड में ऐसा लगता है कि हमको सुनाई दे रहा है, माइंड में डायरेक्ट बातें आ रही हैं क्लियर एज परसेप्शन, ठीक ना। ये बहुत क्लियर रहता है, ठीक ना। और परसेप्शन जैसा लगता है कि नॉर्मल परसेप्शन हो रहा है क्या यार, हमको सच में सुनाई दे रहा है क्या, ऐसा लगता है कानों से, ठीक ना। सूडो हेलुसिनेशन में क्या होता है, क्लियर नहीं होता है और कोई सब्सटेंशियल भी नहीं है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है। आइए, क्या मैं बोल रहा था कि ट्रू हेलुसिनेशन में सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, सूडो हेलुसिनेशन में जो रहता है नॉट इन्वॉल्व, ठीक है ना। इसमें आपको सेंसरी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे कान से सुनाई दे रहा है और दिमाग तक मेरा बात जा रहा है, वही प्रोसेस होके इसमें बोलेगा। एक केस सर बता रहे थे, मैं अभी बात करूंगा, ठीक ना। वो बोले कि मेरे पेट में कृष्ण जी रहते हैं, ठीक है। अब बताइए, पेट से दिमाग तक जाना आवाज़, इसके लिए कोई मैकेनिज्म आप सोच नहीं पाएंगे एनाटॉमिकल, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है क्या, तो इसमें नहीं रहते हैं, ठीक ना। वो डायरेक्ट बोलेगा कि पेट से डायरेक्ट मेरा बात हो रहा है दिमाग तक, ठीक है। और ट्रू हेलुसिनेशन में वॉलेंट्री कंट्रोल, नॉट इन वॉलेंट्री कंट्रोल, उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो ऐसा ना कभी ऐसा चाह ले कि नहीं अब कुत्ते भौंकने की आवाज़ मेरे कान में नहीं आएगी, या दोस्त उसका जो है बोलना बंद कर देगा जॉन नैश का, ऐसा उनके हाथ में नहीं रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। नॉट इन वॉलेंट्री कंट्रोल। लेकिन ये जो कृष्ण जी वाला पेट में जो थे, ऐसा अगर कोई आदमी लेकर के आए तो उसके कंट्रोल में रहता है। वो बताएगा जब मैं बिजी रहता हूँ तो कृष्ण जी मेरे पेट में नहीं आते, जब ऑफिस से आ जाता हूँ, लेट जाता हूँ, तब कृष्ण जी मेरे पेट में आ जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह का केस लेकर के सर बता रहे थे, उनके लाइफ में एक सूडो हेलुसिनेशन का पेशेंट आया था, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ हेलुसिनेशन की बात करें, है ना। स्पेशल टाइप ऑफ हेलुसिनेशन में जो होता है एक मिसनोमर ही है, हेलुसिनेशन तो नहीं है क्योंकि इसमें स्टिमुलस होते हैं, बेसिकली ये क्या है, इल्यूजन टाइप का चीज़ है, लेकिन ये मिसनोमर है कि हेलुसिनेशन है। इसको हम लोग रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, सिनएस्थेसिया, ठीक है ना। स्टिमुलस एक मोडालिटी में मिलता है और परसेप्शन एक मोडालिटी में होता है, ठीक है। वो आदमी बोलेगा कि मुझे जो है साउंड दिखाई देती हैं और कलर्स सुनाई देते हैं, ठीक है, इस तरह का चीज़ बोलेगा, ठीक है। और फंक्शनल हेलुसिनेशन की बात करें तो इसमें स्टिमुलस और परसेप्शन एक जैसे होते हैं, ठीक है। क्या बोलेगा, जब मैं सर नल का खोलता हूँ ना, जिसमें पानी गिरता है तो आवाज़ आती है, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि मुझे कोई गाली दे रहा है, ठीक है ना। देखा, आवाज़ और आवाज़, अगर ऑडिटरी वाला पानी चल रहा है तो हेलुसिनेशन भी वैसा होगा। अगर बोलेगा सर मैं रेनबो देखता हूँ तो मुझे गंदी तस्वीरें आती हैं, ऐसा बोलेगा, ठीक है। या मुझे लगता है कि किसी को मार दो, ऐसा फिगर बनने लगता है। तो इस तरह का चीज़ जो है, एक परसेप्शन में स्टिमुलस मिले और दूसरे मोडालिटी में उसका परसेप्शन हो, है कि नहीं, तो ये फंक्शनल हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। मिनी मेंटल स्टेज एग्जामिनेशन में अभी तक हम लोगों ने थॉट्स पढ़ा, परसेप्शन पढ़ा, और अब हम मूड और इफेक्ट पढ़ेंगे। मूड और इफेक्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मूड और इफेक्ट यानी कि इमोशन के दो चीज़ होता है पार्ट। एक होता है मूड यानी कि मन, और इफेक्ट माने चेहरे पे, अभी तुरंत का क्या चेहरे पे गुजर रहा है आप देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। और मन का जो चीज़ है वो तो बहुत लंबे समय तक क्या चल रहा है वो अपने अंदर दबा भी सकते हैं। इसको बोलते हैं परवेजिव एंड सस्टेन्ड इमोशन, जो लंबे समय तक आप में है। जैसे कि है ना, बोलते हैं ना, सुशांत सिंह ऐसा था, डिप्रेस था, लेकिन चेहरे से पता नहीं चलता था, क्योंकि चेहरे पे जो है अपना इफेक्ट लेके चलता था बेचारा, है ना, आउटर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। वो अंदर से क्या था आप किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। ये यही काम करना होता है समाज को, डॉक्टर को, ठीक है। मन की बातें करनी होती हैं, इसलिए आप बात कर सकते हैं, तो इससे आपका ये मन जो है हल्का होगा। बाकी ये तो दिखाने के लिए चीज़ें हैं। इनर सब्जेक्टिव फीलिंग होता है मन, ठीक है। और आउटर ऑब्जेक्टिव, सबको जो दिख रहा है मेरा चेहरा, वो है अफेक्ट, है कि नहीं। अफेक्ट की अगर बात करें, यानी कि जो चेहरे पे भाव है वो कभी कभी आपके मन से तालमेल रखता है, कॉन्ग्रुएंट टू द मूड, ठीक ना। अगर आप मेनिया में हैं तो आपका चेहरा भी खुशी से दिखाई देगा, अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपका चेहरा भी दुख में दिखेगा, ठीक है। लेकिन सीजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मूड और जो अफेक्ट है वो इनकॉन्ग्रुएंट, मिलते नहीं हैं, मतलब दिखता नहीं है, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। वो दुखी रहता है लेकिन हंसने लगेगा, है ना। ऐसे इसको पैराथाइमिया भी बोला जाता है, ठीक है। अफेक्ट का एक पार्ट होता है रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे कि आप बताइए, आपके सामने कोई चुटकुला बोला जाएगा तो तब थोड़ा सा हंसिएगा। कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा हंसता है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा हंसता है, कोई आदमी हा, कोई आदमी तो एकदम पागल जैसा हंसने लगता, नहीं बोलते हम लोग। तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट दिखाना भी, रिएक्टिविटी का पीक पे पहुँच जाना भी एक मैंने फिनोमेनन है जिसको हम लोग लेबाइल इफेक्ट बोलते हैं,
ठीक ना, थोड़ा सा में बहुत ज़्यादा, या कुछ ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा रोने भी लगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। या यूँ बोले कि फिर वही पेन के साथ दुख दर्द जीवन में आ रहा है तो उसको लेने के भी ऊपर होता है, बहुत लोग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा सा में खुश थोड़ा सा में नाराज ऐसा हो जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग एक्सप्रेशन जिनका रहता है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर में आते हैं, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति है जिसका रिएक्टिव यानी कि चुटकुला पे हंस नहीं रहा है, दुखी वाले बात पे भी वैसा दुख नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका अफेक्ट यानी कि जो चेहरे की फीलिंग है या जो भी वो फ्लैट हो गई है ना। अफेक्ट फ्लैटनिंग जो कि सिजोफ्रेनिया में बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्या चीज़ में, फॉर्म के बाद कंटेंट के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं बहुत, ठीक ना। कहाँ चला गया, मूड डिसऑर्डर। अब हम लोग आते हैं बिहेवियर पे। बिहेवियर बहुत छोटा सा चीज़ है, ऐसे हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है, अटेंडेंट इसे ऑब्जर्व करते हैं, फैमिली मेम्बर ऑब्जर्व करके हम लोग को बताते हैं, ठीक है। लास्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है, बिहेवियर खत्म, उसके बाद कॉग्निटिव और फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है, कॉग्निटिव फंक्शन इज नोन एज हायर मेंटल फंक्शंस। व्हाट आर दोज हायर मेंटल फंक्शंस। हायर मेंटल फंक्शन में कंससनेस एंड ओरिएंटेशन आता है। कंससनेस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड द सराउंडिंग, है ना, कंसस चेतना जो बोलते हैं, है ना। ओरिएंटेशन का मतलब आप कहाँ हैं, किस समय हैं, ये आपको पता होना चाहिए, टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसी ऑर्डर में हरदम हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो लॉस्ट होगा वो टाइम, आपको समय का पता नहीं चलेगा, कभी शाम है कि सुबह, ऐसा आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, ओरिएंटेशन लूज होने पे। उसके बाद आता है क्या कि अगर इम्पेयरमेंट ऑफ कंससनेस हो जाए तो किस तरह की बीमारियां लेके आएगा। एक होता है ऑरेनॉइड। ऑरेनॉइड का मतलब वैसे दिन में ही ख्वाब देखने लगेगा, है ना, और इसको वेक ड्रीमिंग भी बोलते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन में होता है, ठीक है ना। इसमें डिसओरिएंटेड मिलेगा वो व्यक्ति, और इसमें सिजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया में जब ओरेनॉइड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस के साथ आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिनोफ्रेनिया भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसका जो है इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस का अगला रूप है ट्वेलाइट। ट्वेलाइट का मतलब क्या होता है, एब्रप्ट ऑनसेट, जिसको चांदमारा भी पहले बोलते थे। चांदमारे का मतलब क्या होता है, उसका इम्पेयर्ड जो कंससनेस है वो कभी कभी ही आएगा, ठीक ना, इंटरप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कंससनेस। कंसस था फिर अनकंसस ऐसा कुछ हो जाए, है ना, जिसको हम लोग ऐसे बोलते भी हैं लूसिड इंटरवल टाइप, है ना। हेड इंजरी में भी होता है, और कभी कभी चांदमारे वाले चीज़ जो बोलते हैं ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब आप देखे होंगे, चांद वाला एक मूवी था, है ना, उसमें भी यही दिखाया जाता है कि हर दिन तो वो ठीक रहता है, लेकिन वो पूर्णिमा वाले दिन उसको कुछ हो जाता है कि नहीं। तो उस तरह से ट्विलाइट, चांद मारा, चांद के साथ उसका कंसस का सर्कल चलना, है कि नहीं। तो इस तरह के लोग क्या रहते हैं, कंसस रहते हैं, बीच में अनकंसस हो जाते हैं। एक होता है स्टूपर। स्टूपर में क्या होता है, एकाइनेसिया मतलब कोई हिल डोल नहीं, और म्यूटिज्म मतलब चुपचाप। इन अवेक अलर्ट, अवेक है अलर्ट है, इसको कैटाटोनिक स्टूपर बोलते हैं। आपने देखा होगा एक आदमी एग्जाम्पल के तौर पे कि वो आदमी एक कुर्सी पे बैठा हुआ है तो बैठा ही हुआ है, एकाइनेसिया, हिल भी नहीं रहा है, चुपचाप है, वेक है, अलर्ट है कि नहीं, तो वो स्टूपर में आता है कि नहीं। डिलीरियम वगैरह में स्टूपर होता है कभी कभी, है कि नहीं। अब आते हैं अटेंशन और कंसंट्रेशन की, जो कि हायर मेंटल फंक्शन का दूसरा एग्जांपल है। अटेंशन, जब अटेंशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान, है ना, ध्यान, किसी चीज़ पे ध्यान देना। और ध्यान अगर लंबे समय तक बन जाए तो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन हो गया, है कि नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग सीरियल 100-7 सब्ट्रैक्शन टेस्ट करते हैं, यानी कि 100 में से 7 घटाओ जी, क्या होगा बताओ, 93 में 7 घटाओ जी, क्या होगा, 86, 79, 72, 65, 58। अगर 5 स्टेप तक बता दिया तो हम बोलेंगे कि इसका अटेंशन और कंसंट्रेशन ठीक है, ठीक है। फिर डिजिट स्पैन टेस्ट बोलते हैं, डिजिट को रिपीट करने बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं जी बताओ 1 7 4, तुम अब बोलो कितना बोले हम, तो बोलेगा 1 7 4। हम बोलेंगे 3 7 2 8, कितना हम बोले, तो बोलेगा 3 7 2 8, ठीक है। ऐसे कर करके हम अक्षर बढ़ाते रहेंगे, और अगर 7 स्टेप तक वो बता दिया तो ठीक है, ठीक है ना। हर एक डिजिट को 1 सेकंड में बोलना रहता है, और अगर 2 बार फेल कर जाए तो फिर हम लोग उसको रोक देते हैं, वी स्टॉप आफ्टर 2 फेलियर, है कि नहीं। फिर उसका डिजिट बैकवर्ड, पीछे से बोलना दिक्कत होता है, बताओ 192 बोलें, क्या बोलें पीछे से, 291। हम बोलेंगे 1872, हम क्या बोले, तो वो बोलेगा 2781 बोले सर आप। ऐसा कर करके पूछते हैं, तो पीछे से बोलना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, तो 5 स्टेप के बाद वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है, तो हम उसे रोक देंगे, ठीक है ना। ये सब टेस्ट जो है टेंशन और कंसंट्रेशन को नापने के लिए है, ठीक ना। अब आता है मेमोरी। मेमोरी किस तरह को, मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी, ठीक है। इमीडिएट मेमोरी का मतलब जो तो सेकंड और मिनट के बीच में बना OTP वगैरह जो आता है
उसको हम लोग रटते हैं। रिसेंट मेमोरी का मतलब मिनट टू आवर, कुछ दिन तक, ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम के 2 दिन पहले रट के जल्दी से चले जाओ, है ना, उस तरह का। भाईवा के पहले जल्दी से कुछ एक टेबल देख के चले जाओ, वो वाला। रिमेट मेमोरी का मतलब हाँ बताओ जी तुम 10th कब पास किए थे, तुम्हारे लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुआ था, इस तरह का हम लोग देखते हैं। इवेंट रिकॉल को देखने के लिए हम लोग का अटेंशन टेस्ट वही 100-7 सब्ट्रैक्शन टेस्ट और डिजिटल वो सब करते हैं, ठीक है ना। अब आता है रिसेंट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी में क्या होता है, लास्ट में 24 घंटे में क्या क्या हुआ था जी बताओ, है ना, तो वो बताएगा आज मैंने ये खाया था सर, रात में ये किया था, उस तरह का चीज़, ठीक ना। तो रिसेंट मेमोरी का अगर लॉस हो जाएगा, नहीं बोलते हैं गजनी मूवी में उसका रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाता है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ऐसे टर्म बोलता है, तो वो हेड इंजरी में भी ऐसा देखने को मिलता है। फिर हम लोग रिमोट मेमोरी के रूप में पास्ट इवेंट ऑफ द लाइफ पूछते हैं, 10th कब पास किए थे, 12th कब पास किए थे, ये बताता है। अगर ये लॉस हो जाता है इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इमिनेसिया, ठीक है, ये डिमेंशिया में देखने को मिलता है कि नहीं। और रिमोट मेमोरी को और अगर हम बांटें तो 2 तरह की मेमोरी होते हैं, एक इम्प्लिसिट या प्रोसीजरल मेमोरी, एक एक्सप्लिसिट यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी। अच्छा, इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है जो बिना सोचे आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं, डज नॉट रिक्वायर योर कॉन्शियस अलर्टनेस टू डीज, है ना। अगर किसी व्यक्ति को कोई स्किल है, जैसे गाड़ी चलाना ही होगा, तो शुरू में तो बहुत वो अलर्ट हो के कि हाँ पैडल मारना है मुझे, या मान लीजिए बाइक चलाने की बात हुई तो एक्सीलेटर देना है, क्लच देना है, ऐसे छोड़ना, बहुत धीरे धीरे सीखेगा। लेकिन एक समय बाद इतना उसके हैबिट में, प्रोसीजर में, स्किल में डेवलप कर जाता है कि उसके लिए वैसा कुछ बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत रहती नहीं। बैठे बैठे कुछ और सोचेगा, गाना सुनेगा, बहुत चीज़ करते करते भी कार ड्राइव कर लेते हैं लोग, है ना। या माँ सी लेती हैं, या माँ खाना बना लेती हैं। खाना बनाना शुरू में बहुत लोगों को ऐसा कुकीज़ और ये सब शो देख करके बनाती हैं, और बाद में उनमें फिर हैबिट में हो जाता है। तो ये सब क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी होता है। दूसरा एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होता है, जिसमें कि कॉन्शियस अलर्टनेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक सीमेंटिक मेमोरी के रूप में हमारे पास फैक्ट्स रटे हुए होने चाहिए, है ना। रूल्स क्या होता है जब हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं नियोनेट में, तो इसका आपके पास एक रूल है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं जिसे हम, उसके लिए वर्ड है ना, उस लैंग्वेज में कुछ कुछ जो वर्ड रटते हैं वो सभी सेमेंटिक फैक्ट्स मेमोरी में आते हैं, ठीक है। तो और एक तरीका जो एक्सप्लिसिट मेमोरी को जो बांटता है वो एपिसोडिक इवेंट है ना, यानी कि आप अपने बारे में आपका मेमोरी होगा कि आपने कब 10th पास किया, 12th पास किया, BA किया, ये सब किया, तो उसके लिए आपका एक ऑटोबायोग्राफी का जो मेमोरी है उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं, कब क्या हुआ वाला बात, टाइमलाइन वाला बात, है ना। तो इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल या डिक्लेरेटिव, ये क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ, गहराई में जाकर के चीज़ों को समझा कि नहीं। जो हिडन मतलब है, कॉन्सेप्ट है, अरस्तु का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सबसे पहले जो है अरस्तु ने ही कॉन्सेप्ट वर्ड को दिया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। उसके पीछे का एब्स्ट्रैक्ट डीप थिंकिंग क्या है, ठीक है। और इसमें किसी किसी बीमारियों में लॉस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और एबिलिटी होता है, ठीक ना। बीमारियों में या उम्र में भी बच्चों को है ना कॉन्क्रीट थिंकिंग होता है। मैं ये एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इसको टेस्ट करने के लिए प्रोवर्ब है, मुहावरे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि गर्म लोहे पे ही हथौड़ा मारना चाहिए, ठीक है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ सही बात है, गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना चाहिए, तब ना वो पिघल जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, उसको जब गर्म लोहे पे मारेंगे तो वो जो है लचीला रहता है, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये अगर ऐसा थॉट है आपका अभी भी, तो ये अभी कॉन्क्रीट थिंकिंग में है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, गर्म लोहे पे हथौड़े का मतलब हुआ अपॉर्चुनिटी में ही, है ना, उठाना चाहिए फ़ायदा, ऐसा है कि नहीं। जब आपके सामने अवसर आए तो उसका फ़ायदा उठाना है कि नहीं, उस तरह से। तो वो गहराई वाली सोच है। आपके लिए कुछ करने योग्य है तो करिए, ये गहराई वाली चीज़ है कि नहीं। अब आता है सिमिलरिटी टेस्ट करते हैं। सिमिलरिटी टेस्ट का मतलब किसी से पूछे टेबल और चेयर में क्या सिमिलरिटी है, तो कॉन्क्रीट थिंकिंग वाले लोग बोलेंगे सर उसमें 4-4 दोनों में पैर होते हैं, है कि नहीं। तो ये अगर सोचना है आपका अभी भी, तो ये आपका कंक्रीट थिंकिंग है कि नहीं, कंक्रीट थिंकिंग है। और अगर कोई बोल रहा है नहीं दोनों पे बैठ सकते हैं, है कि नहीं, बैठने के योग काम आता है। तो फंक्शनल अगर किसी चीज़ का आपको नॉलेज है या जानकारी आप सोच पा रहे हैं, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब स्ट्रक्चरली बाहर बाहर ही देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग उस पर्सन के बारे में कोई एक स्टोरी सुनाते हैं, छोटा सा सुना होगा आपने, कौवे वाली कहानी, है कि नहीं, तो सबको सुनाई जाती है। तो अगर उसका आप समरी मोरल स्टोरी का मोरल निकाल पा रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नहीं निकाल पा रहे तो कंक्रीट थिंकिंग। अक्सर बच्चे हर बार इसमें गलत कर देते हैं ना, वो कहानी सुनाया जाता है तो बोलेगा हाँ कंकड़ डालने से तो ठीक है, पानी ऊपर आता है, तो सिंपल सा चीज़ है ना। नहीं, ये नहीं है। शिक्षा उससे क्या मिलती है कि हमें जब कोई चीज़ दिखे तो उसमें हम मेहनत करते हैं, अपना पूरा इफर्ट डालते हैं, तो अंततः हमें फल मिलता है। ये थिंकिंग, ये मोरल स्टोरी के रूप में अगर मोरल आप उसका निकाल पा रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं रीजनिंग एंड
जजमेंट इज अ हायर अनदर फंक्शन ऑफ द मेंटल, ठीक ना। उसमें क्या होता है, कुछ हम टेस्ट सिचुएशन देते हैं, ठीक ना, और उससे देखते हैं कि वो कैसा रीजनिंग और जजमेंट कर पा रहा है। अगर हम आपको बताएं रोड के साइड में एक लेटर गिरा हुआ था जिसमें पता लिखा हुआ था, तो नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा, हाँ ठीक है उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, है कि नहीं। लेकिन बीमारी वाले लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सिजोफ्रेनिया वाला बोलेगा अरे नहीं हो सकता है इसमें बम हो, खोलेगा ही नहीं, खोलते ही नहीं, है ना। डिप्रेशन बोलेगा अरे यार ऐसे हम दुख में, इसमें भी किसी का दुख भरा होगा, हटाम वो खोलना ही नहीं है। मेनिया वाला बोलेगा नहीं खोलेंगे खोलेंगे, इसमें तो प्रेम पत्र ही होगा। देख रहे हो ना, मूड के अनुसार, डिजीज के अनुसार कोई उसे पोस्ट कर रहा है, कोई उसे नहीं खोल रहा है, कोई उसे खोल रहा है कि नहीं। तो इससे रीजनिंग और जजमेंट से भी आदमी के हायर मेंटल फंक्शन पता चलते हैं और उसका डिजीज पता चल जाता है कि नहीं। कोग्निटिव फंक्शन कैन ऑल्सो बी टेस्टेड बाय मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, है ना। और ये बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी बेड साइड आता है, जो डिमेंशिया को हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। MMSE में बेसिकली मैक्सिमम स्कोर 30 होता है और 24 से कम वाले को हम बोलते हैं कि ये उधर जा रहा है कि नहीं। इसमें बेसिकली 5 पार्ट होते हैं। ओरिएंटेशन के लिए 10 पॉइंट जो कि हाईएस्ट स्कोर दिया जाता है, लैंग्वेज के लिए 9 दिया जाता है, अटेंशन एंड कैलकुलेशन के लिए 5 दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन 3 चीज़ों को पहचानना है, उसको पहचान लेते 3 पॉइंट, और उसको बाद में पूछते हैं क्या क्या बताए थे बताओ, तो बता देता है तो 3 पॉइंट दिए जाते हैं। टोटल इसमें 30 पॉइंट होते हैं। 24 से कम होने पर हम डिमेंशिया के लिए पूछते हैं कि शायद ये भूल जा रहा है, इसे भूलने की आदत है या भूलने की बीमारी है। आगे चलते हैं। प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट भी बहुत अच्छा एक टूल होता है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने शार्ट्स का कार्ट इंक ब्लॉट टेस्ट देखा होगा। ऐसे एक सफ़ेद कागज़ पे इंक फेंक के एक चार्ट रहता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल रहता है, माने एक तरफ उल्टा उस दूसरे तरफ उसी का उल्टा पार्ट रहता है, ठीक है। और इसमें हम देखने बोलते हैं कि क्या दिख रहा है, तो बहुत लोग बोलेगा सर मुझे बर्फ़ में चलता हुआ भालू दिख रहा है ना। बहुत लोग बोलेंगे सर इसमें मुझे मार काट दिख रहा है कि शेर एक पे हमला कर रहा है, ठीक है। तो मन का जो चित्रण है वो उस पर कोई चित्रित नहीं है, कोई चीज़ पैटर्न नहीं है। मन जो सोचता है वही उसे चित्रित कर लेता है, तो इसे मन पकड़ लेते हैं, है ना। या थेमेंटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आपको ह्यूमन फेसेस दिखाएंगे जाएंगे अलग अलग इमोशंस में, ठीक है। उसमें कोई इमोशन नहीं रहता, आप जैसा इमोशनली फील कर रहे हो तो उस चेहरे पे वैसा इमोशन आ जाता है और उसे डॉक्टर पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रो था पूरा जनरल साइकेट्री का। इसके बाद हम लोगों का पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। अगला साइकेट्री का जो चैप्टर है क्लिनिकल साइकेट्री, इसमें सर ने बताया कि मैं इंट्रोडक्टरी कुछ वर्ड बता देता हूँ, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स इन साइकोलॉजी में क्या होता है, कुछ बीमारियाँ जो रहती हैं साइकोसिस की तरफ बांटे जाते हैं, कुछ न्यूरोसिस। साइकोसिस न्यूरोसिस क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इनसाइट अवेयरनेस है कि नहीं, जैसे कि जो पेशेंट को पकड़ के लाया जाए वो साइकोसिस, जो खुद ब खुद आ जाए, यानी कि जिसको इंसाइट है कि सर मैं बीमार हूँ सच में, ठीक है ना, उसको न्यूरोसिस बोलते हैं ऐसा। लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया अब, है कि नहीं। अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो खुद भी आ जाते हैं कि सर सिजोफ्रेनिया में ये रहते हैं लेकिन खुद ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो क्या वो साइकोसिस में है कि न्यूरोसिस में है, ठीक है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया कि इंसाइट के आधार पे हम बताते हैं। इंसाइट और अवेयरनेस ग्रेड आजकल दिया गया है, ठीक ना। इसके आधार पे कुछ कुछ बताते हैं कि ये जो सिजोफ्रेनिया के बीमारी है, ऐसा नहीं है कि सिजोफ्रेनिया पूरा साइकोसिस में अपने से कभी नहीं आएगा, नहीं, इसमें भी ग्रेडिंग है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि इंसाइट रहना और ना रहने के आधार पे बीमारी। अगर देख लीजिए ग्रेडिंग अगर 1 है तो इसका मतलब कंप्लीट डिनाइल, वो बोलेगा मुझे सिजोफ्रेनिया है ही नहीं, है ना। 2 नंबर बोलेगा हो भी सकता नहीं भी सकता, हम ऐसा कुछ कंक्लूटिव नहीं बता सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में बोलेगा कि नहीं यार मुझे लगता है कि ये जो मेरा सिजोफ्रेनिया है ना किस इसरे आधार पे है, मेरे पड़ोसी के आधार पे है, मुझे लगता है मेरे पड़ोसी ने ये बीमारी दी है, कुछ एक्सटर्नल मैजिकल चीज़ के बारे में बात करेगा। चौथे में वो आदमी जानता है कि नहीं मुझे सिजोफ्रेनिया साइकेट्रिक इलनेस है ना, और इसलिए हम लोग इंटेलेक्चुअल इंसाइट बोलते हैं कि अंदर से जानता तो है कि नहीं कि मुझे बीमारी है, मैंने दिमाग बस ये सोच पा रहा है कि मैं बीमार हूँ। 5वां ये बोलते हैं कि साइकेट्रिक इलनेस जिसको पता रहता है कि मुझे साइकेट्रिक, उसके लिए ट्रीटमेंट लेने भी चाहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंसाइट, है कि नहीं। तो ये ग्रेडिंग आ गया आजकल हर बीमारी में, तो ये कहना गलत होगा कि इंसाइट का होना और ना होना, क्योंकि उसमें भी तो 5 स्केल है कि नहीं, कौन सा है। अब बताइए कोई आदमी 5 नंबर 4 नंबर में आ जाएगा तो वो इंसाइट है कि नहीं कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया। नया कॉन्सेप्ट बोलता है कि रियलिटी के साथ उसका कॉन्टैक्ट है कि नहीं, अगर है तो न्यूरोसिस, नहीं है तो साइकोसिस, और डिल्यूजन और हेलुसिनेशन है कि नहीं, क्या उसे कुछ अजीब अजीब सुनाई देता है दिखाई देता है तो हाँ तो ये साइकोसिस में है, नहीं तो न्यूरोसिस में है, ठीक है। इसके आधार पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हैं, है कि नहीं। तो ये पूरा सर ने पढ़ाया था, है कि नहीं। ये 1 घंटे का मैंने पूरा वीडियो आपको
बताया कि डैम्स में सचिन युवराज सर कितने अच्छे से हम लोग को नोट्स पढ़ाया। ऐसे ही कर करके हर एक चैप्टर का मैं वीडियो लाता रहूँगा, मेरे साथ आप रिवीजन करिए। बस रिवीजन करने का ही एक तरीका है जिससे हम लोग अच्छे से बात कर पाएँ। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय।